हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी मई का महीना चल रहा है और इसके बाद जून और जुलाई में कैप्सिकम की सीडलिंग्स या फिर चिली की सीडलिंग्स लगने का दौर शुरू हो जाएगा। हमारे एक यूजर हैं, सब्सक्राइबर हैं गुजरात से, महिपाल जी, और वो हाईटेक नर्सरी का काम करते हैं। उनका एक सवाल है कि वो किस तरह से कैप्सिकम और चिली की सीडलिंग्स को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में ये हमारी वीडियो होगी कि अगर आप कैप्सिकम या चिली की सीडलिंग्स लगाते हैं तो आप उसमें न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट बेहतर ढंग से करके आप किस तरह से एक अच्छी खासी सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको कैप्सिकम और चिली की सीडलिंग्स में एक तरह की महारत हासिल होगी। आप घर पे ही कैप्सिकम और चिली की सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें कैप्सिकम और सीडलिंग्स के लिए जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस ज़रूरी होती हैं वो समझना पड़ेगा। कैप्सिकम का लगाने का जो टाइम होता है, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त से पहले इसकी ट्रांसप्लांटेशन हो जानी चाहिए। खासतौर से नेट हाउस और पॉली हाउस में या कहीं की प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इसकी ट्रांसप्लांटेशन हो जानी चाहिए। और अभी जैसे कि ये मई का महीना चल रहा है तो अभी आपके पास टाइम है कि आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोक्योर कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से सीड्स या फिर कौन सी वैरायटीज़ नॉर्थ इंडिया में या फिर इंडिया के बाकी हिस्सों में ज़्यादा लगती है तो हम आपको एक अलग से वीडियो में ये सब बता सकते हैं। तो क्लाइमेटिकल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो सीडलिंग्स ग्रो करने के लिए चिली या कैप्सिकम के हमें लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए या कहीं कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर होना चाहिए। इस पे आपकी सीडलिंग्स काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% के नीचे रहनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आगे चौमासे का मौसम शुरू हो जाएगा, रेनी सीजन शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में अगर हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है तो फंगल कंटामिनेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए नेचुरल वेंटिलेशन का आप काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें। सबसे पहले आप सीड सोइंग करते हैं तो लगभग 7 से 10 दिन में आपकी सीडलिंग्स बाहर आ जाती है या जर्मिनेट कर जाती है। टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो चिली और कैप्सिकम में एक जैसा पैटर्न फॉलो होता है। ये सीडलिंग्स लगभग 35 से 40 दिन या आप कह सकते हैं 35 से 45 दिन में पौध बन के तैयार हो जाती है। तो ये शेड्यूल है, हम इसको 35 से 40 दिन के हिसाब से बताएंगे। चिली और कैप्सिकम में दोनों में आप इसे फॉलो कर सकते हैं। जब आप मीडिया तैयार करें, सॉइललेस मीडिया बनाएं जिसे कोकोपीट बेस मीडिया भी कहा जाता है, तो अपने मीडिया में आप 2 कंपोनेंट ऐड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पहला, क्योंकि हमारा सॉइललेस मीडिया क्लेम करते हैं कि एक तरह से स्टेराइल होता है, इसमें कोई कंटामिनेशंस नहीं होते, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेशंस पाए जाते हैं। तो आप फंगल कंटामिनेशंस को दूर करने के लिए सबसे पहले इसमें 4 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एक सॉल्यूशन बना के आप इसमें मिक्स कर सकते हैं अपने सॉइललेस मीडिया में। इससे फंगल कंटामिनेशंस काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। इसके बाद आप इसमें एक मल्टीप्लेक्स जनरल लिक्विड के नाम से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, आप इसको भी 4 से 5 ml प्रति लीटर का सॉल्यूशन बना के अपने मीडिया के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। मीडिया बनने के बाद आप इसको स्ट्रेज में फिल करेंगे और अपने सीड सोइंग का काम करेंगे। 7 से 8 या 7 से 10 दिन में आपकी सीडलिंग जैसी जर्मिनेट हो जाती है और आप इसे स्टैंड्स पे शिफ्ट करते हैं या फिर आप फर्श पे शिफ्ट करते हैं। तो जब आपकी सीडलिंग्स में 10 से 20% जर्मिनेशन हो जाए, अंकुरन हो जाए, तो आप पहले दिन स्टैंड पे शिफ्ट करने के वाले दिन आप इस पर एक फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे। हमने पहले बार अपनी वीडियोस में ये चीज़ बताई है। आप साफ यूपीएल कंपनी का साफ यूज कर सकते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब होता है। 1 ग्राम पर लीटर के सॉल्यूशन से आप इसमें स्प्रे करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डैम्पिंग ऑफ से आपकी सीडलिंग्स में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब आती है फर्टिगेशन की बारी। आप जब तक आपकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की टर्न कन्वर्ट ना हो, थोड़ा सा ग्रीन कलर या क्लोरोफिल इसमें ना आ जाए, आप कोई भी फर्टिलाइजर इसके ऊपर अप्लाई ना करें। आप पहला फर्टिलाइजर जो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ट्रांसप्लांट स्टैंड पे शिफ्ट करने के बाद, तो 5 से 7 दिन बाद आप पहला फर्टिगेशन करेंगे। और ये फर्टिगेशन आप करेंगे NPK 12-61-0 एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 12% नाइट्रोजन होता है और 61% के आसपास इसमें फॉस्फोरस होता है। और फॉस्फोरस हमारी सीडलिंग्स में रूट इनिशिएशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप पहला फर्टिगेशन जब करेंगे तो आप 12-61-0 से करें और आपको डोज 1 से 2 ग्राम पर लीटर लेनी है अपने पानी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करने के बाद। इसके बाद अगर आप दूसरा कंपोनेंट अगर यूज करें 3 से 4 दिन बाद आप इसमें यूज कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट आपको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है और कैल्शियम नाइट्रेट नए सेल डिवीजन में आपकी मदद करता है, न्यू सेल डिवीजन इनिशिएट करता है और आपकी सीडलिंग्स का जो तना होता है ये शुरुआत से ही मोटा होना शुरू हो जाएगा और इससे आपकी सीडलिंग्स की हाइट है वो आपकी कंट्रोल में रहेगी। लैंकी सीडलिंग्स नहीं होगी क्योंकि स्टेम अगर आपका मोटा होगा तो आपकी सीडलिंग्स काफ़ी बेहतरीन होगी। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं।
सेकंड जो फर्टिलाइजर्स आप इसमें यूज़ करेंगे वो 2 से 3 दिन बाद आप मल्टीप्लेक्स कंपनी का एक प्रोडक्ट है जीवरस, इस पे हमने अलग से कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप हमारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। ये जीवरस दोस्तों इसमें 12% ह्यूमिक एसिड होता है और 2% फल्विक एसिड होता है। रूट इनिशिएशन में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है। आप इसे ड्रेंचिंग में यूज करें 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से। जब आपकी सीलिंग्स लगभग 15 से 16 दिन की हो जाए तो आप इसमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से जीवरस का इस्तेमाल करें। आप इसका ज़्यादा मात्रा में स्प्रे ना करें। अगर आपके पास जीवरस नहीं है तो आप जो दूसरा ह्यूमिक एसिड यूज करेंगे तो उसमें आप इसकी डोज को काफ़ी अच्छे से मॉनिटर करेंगे। अब बात आती है हमारी सीलिंग्स में क्लोरोफिल को बूस्ट करने की, तो आप इसमें मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 15-20 दिन के आसपास जब आपकी सीलिंग हो तो आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। आपको काफ़ी बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे। अब हमें इसकी विग्रस ग्रोथ चाहिए क्योंकि सीलिंग्स थोड़ी ज़्यादा दिन की होती है, तो हमें NPK 18-18 का सहारा लेना है। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसकी 20 दिन के आसपास जब आपकी सीलिंग्स हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आपने अपनी सीलिंग्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 5 ज़रूरी कंपोनेंट्स आप दे चुके हैं। बीच में आपको क्या करना है, मल्टीप्लेक्स जनरल लिक्विड, एक माइक्रोन्यूट्रेंट जो हमने शुरुआत में मीडिया में मिलाने के लिए कहा था, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी पूरी हो जाती है। जब आपकी सीलिंग्स 20 दिन की हो चुकी हो तो आप इसी बीच, हमने नहीं बताया है, आप बीच में किसी दिन शाम के टाइम फंजीसाइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप साफ यूज कर सकते हैं, एलीट यूज कर सकते हैं, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज कर सकते हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर सीधा ही आप रिडोमिल गोल्ड यूज कर सकते हैं। आप इसके बारे में शायद जानते होंगे या फिर अलग से हम आपको इसके बारे में बता देंगे। इसके बाद आपको 20 दिन की जब आपकी सीलिंग्स हो जाए, इससे पहले आपको इंसेक्टिसाइड का भी एक ट्रीटमेंट देना है सकिंग पेस्ट के लिए, खासतौर से थ्रिप्स, माइट, वाइट फ्लाई आदि के लिए आपको एक स्प्रे निकालना होगा। नीम ऑयल का आप यूज कर सकते हैं, इकोनीम जो इकोनीम प्लस के नाम से आता है 10,000 ppm में, या फिर आप यूज कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड डायरेक्टली। 20 से 30 दिन के जो ये पीरियड होता है, हमने जो भी अभी तक आपको ये चीज़ें बताई, आप इसे फिर से 2-2 दिन के गैप पे 4-5 आइटम रिपीट कर सकते हैं। और 30 दिन की जब आपकी सीलिंग्स हो जाए तो आपको एक खास फर्टिलाइजर का यूज करना है 30 से 35 दिन के बीच में। ये है NPK 13-0-45 या फिर NPK 00-50। इसमें पोटास की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और पोटास की कंसंट्रेशन जिस कंपोनेंट में ज़्यादा होगी वो आपकी सीडलिंग्स को मैच्योर होने में मदद करेगा, हार्ड होने में मदद करेगा, डिजीज़ से रेजिस्टेंस देगा और आपके जो पत्तियों का साइज़ है वो बढ़िया होगा। और ख़ास तौर से जो इसमें फ्रूट्स वगैरह जब भी लगेंगे तो उसमें आपका फ्रूट्स की जो कंडीशन होगी वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होगी। इसके बाद आप 35 दिन के बाद 35 से 40-45 दिन का टाइम अपनी हार्डनिंग के लिए रखें। उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स आप इसमें यूज़ ना करें, सिंपल वाटर ही आप इसमें यूज़ करें। इससे आपकी सीलिंग्स बाहर के क्लाइमेट के हिसाब से ढल जाएगी और आपकी सीलिंग्स हार्ड हो जाएगी। हार्डनिंग का भी सीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इस तरह से ये फर्टिगेशन शेड्यूल आप यूज़ करके आप कैप्सिकम और चिली की सीडलिंग्स को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों अगर आप सीडलिंग का काम करते हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। हमारी और वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको सच में फ़ायदा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन करें। हम आगे भी आपके कमेंट्स पढ़ के मोटिवेट होते रहेंगे और इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।